तो आप ये देखिए, कोई भी कलेक्शन अगर आपने लिया, कुछ भी इंडिविजुअल टर्म्स ले लो, ठीक है, और उसका अगर आपने कलेक्शन किया और उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर वो टर्म्स ग्रेटर देन 2 होगा, तो उसे कहेंगे कि वो एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस के लिए कोई पैटर्न होना कोई जरूरी नहीं होता। सही है। जब हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस के लिए क्या कहते हैं, एनी कलेक्शन हुज इंडिविजुअल टर्म कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, एनी कलेक्शन बोला गया है, देखो, any collection whose individual terms can be identified and containing greater than 2 terms। अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं और उस टर्म को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक सीक्वेंस है। ठीक है, इट कैन बी irrelevant। ठीक है, irrelevant का मतलब क्या है कि भाई जो आपके पास टर्म्स दे रखे हैं ना, वो टर्म्स जो हैं उनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन हो या ना हो, मगर कोई रिलेशन हो या ना हो, मगर वो सीक्वेंस बोला जाए। जैसे आपने 2 ले लो, पाई ले लो, ई ऑफ एक्स ई ले लो। ठीक है, लॉग ऑफ 2/7 ये ले लो, है ना, एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह से जितने भी टर्म्स हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, इसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। सही है। सीक्वेंस के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आ रही है, अब इन सबको आप पर्सनली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 से ज्यादा है तो उसको हमने क्या बोला कि ये सीक्वेंस। नेक्स्ट जो इसमें टर्म आता है वो है सीरीज। तो जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस में, उसको अगर आपने ऐड कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज। तो सीरीज रिप्रेजेंट सम ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस में जो भी टर्म्स आ रहा था, अगर आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ये सीरीज हो गया। ठीक है, तो ये है सीरीज और सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस। अब जो आपने यहाँ पे समेशन किया है, इस समेशन को जो आपने ऐड किया है ना सभी टर्म्स को, तो इसी एडिशन को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, समेशन से। तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल यूज किया जाएगा, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे समेशन। जितने भी यहाँ पे टर्म आ रखे हैं, इसके लिए टी ऑफ आर यूज किया जाता है, और आप नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे उस हिसाब से आप इसको लिखते जाओगे, आर इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये समेशन का सिंबल है, टी ऑफ आर। ठीक है, ये टी ऑफ आर नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पे टी ऑफ आर लिखा है तो ये जो आर है, ये आर बताता है कि इसकी पोजीशन कौन सी है, पोजीशन ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपका सीक्वेंस से ही बना हुआ है, मगर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस सीरीज में जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब आप सीक्वेंस की बात करोगे तो सीक्वेंस में आने वाला जो टर्म है, इस टर्म्स में कोई रिलेशन नहीं होगा तभी भी चलेगा। अगर हम प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस with a definite rule
बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो अगर आप कोई डेफिनेट रूल फॉलो कर रहे हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस है। कैसे, मान लीजिए अगर आपके पास 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखा है तो आपको पता है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। सही है, इसके लिए आप रूल की अगर बात करोगे तो TR+1 टर्म जो होगा, सही है, उसे आप T(r+1) लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो rth टर्म यहाँ पे आ रहा होगा, जैसे 1th टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, इसी तरह से r वाला जो टर्म आ रहा होगा उसमें अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो वो TR+1 टर्म बन जाएगा। तो ये क्या है, प्रोग्रेशन का यहाँ पे जो आपके पास रूल दे रखा है, ये बेसिक रूल है इस प्रोग्रेशन के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास 2 4 6 8 इस तरह से दिया है तो आपको पता है कि ये जितने भी टर्म्स है इवन नंबर है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिकली रूल हुआ। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस अगर कोई पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे आने वाला जो TR+1 टर्म होगा वो आपका T(r+2) हो जाएगा। ठीक है, सब नंबर में हम कितना ऐड करते जा रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरह से आप टर्म्स लिखते जाते हो। जैसे हमने x लिया, x की पावर 1 लिया, x की पावर 2, x x² x³ x⁴, इस तरह से अगर आप टर्म ले रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि TR+1 जो टर्म होगा वो TR मल्टीप्लाई क्या होगा, x होगा। क्लियर है, ठीक है, तो TR×x होगा। तो ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो, अगर कोई सीक्वेंस कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है तो उसे हमने बोला कि प्रोग्रेशन। अब हम कितने सारे प्रोग्रेशंस के बारे में यहाँ पे स्टडीज करेंगे वो हम देख रहे हैं। एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फोर्थ है आपका AGP मीन्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर मिसलेनियस, कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। तो ये हमारी स्टडी का पैटर्न होगा, अरिथमेटिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका हार्मोनिक पढ़ेंगे, अरिथमेटिक, सही है ना, फिर AGP पढ़ेंगे। अरिथमेटिक को आप AP लिखते हो, ये GP है, HP, ये तो AGP हुआ, और मिसलेनियस में आपके अलग अलग टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप क्या समझते हो। तो हमने क्या बोला कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगा जो एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करेगा। अब वो रूल क्या है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रूल को फॉलो करता है कि आपके जो टर्म्स आएंगे, यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे होंगे वो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर। तो प्रोग्रेशन में जब आप टर्म्स की बात करोगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो जैसे आपने 1 2 3 इस तरह से लिखा, तो ये AP में क्यों, क्योंकि यहाँ से जब आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो इंक्रीज करोगे तो ये एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप इस नंबर को डिक्रीज करने में जाओगे तो ये एक फिक्स नंबर से डिक्रीज हो रहा है। तो इफ इन विच प्रोग्रेशन इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे टर्म्स किस में कही जाएंगे, कि वो टर्म्स किस में है, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो प्रोग्रेशन
in which terms increases or decreases by a fixed number. और इस फिक्स नंबर को, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स नंबर, और इस फिक्स नंबर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी फिक्स नंबर को बोला क्या जाता है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम दो चीज देखते हैं। पहला, यहाँ पे एक ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, और डी यूज किया जाता है कॉमन डिफरेंस के लिए। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो प्रोग्रेशन होगा, इस प्रोग्रेशन में क्या हो रहा होगा कि जो आपके टर्म्स होंगे वो इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर। तो इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ ए एन इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, सही है। हमने क्या बोला, ए एन प्लस 1, टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का अगर डिफरेंस एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आना चाहिए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे n का वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, मीन्स a2 माइनस ऑफ a1 इक्वल टू मुझे d मिलेगा, a3 माइनस ऑफ a2 इक्वल टू d मिलेगा, a4 माइनस a3 इक्वल टू d मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टर्म आते जाएंगे। और अगर यहाँ पे देखो आपका टर्म 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें 2 आया है, तो आप nth में जाओगे तो a n प्लस 1 आएगा माइनस ऑफ a n इक्वल टू, वो भी क्या देगा आपको, d दे देगा। क्लियर है। मैंने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपके टर्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके बीच का जो किसी भी दो दो टर्म का ना कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे, इन कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो फिक्स है। तो वो फिक्स है, तो इसको ही हमने क्या बोला कि वो एपी में होंगे। तो हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म लिए, एक ए एन लिया और दूसरा टर्म क्या होगा, ए एन प्लस 1। तो इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसे हमने क्या बोला कि वो क्या होगा, एपी की डेफिनेशन हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब क्या हम देख रहे हैं कि a2 माइनस a1, n का वैल्यू आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, n का वैल्यू 2 पुट करके, इस तरह से आप वैल्यू पुट करते जा रहे हो। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे फाइनली n पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने n का वैल्यू पुट किया तो फाइनली मुझे इस तरह से एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये जितने भी टर्म्स है वो डिफरेंस के तौर पे मैंने लिखे हुए हैं। तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं सभी टर्म को ऐड करूंगा तो यहाँ पे a2 वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a n प्लस 1 माइनस ऑफ a1 इक्वल टू, अब देखो जो आप ऐड कर रहे हो कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 से लेके n टाइम्स आप इसको ऐड कर रहे हो, तो n इंटू क्या हो गया, d हो गया। तो फाइनली यहाँ से a n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस एन डी। यहाँ पे जो a1 है, ये a1 मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को आप a1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, a से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे a n प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस ऑफ एन डी। अब अगर a n प्लस 1, यहाँ पे जो आपका नंबर आ रहा है और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, इन दोनों में किसका डिफरेंस है, आपका 1 का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ यही एडिशन को, जो मैंने एडिशन लिया है, इसी एडिशन को अगर मैं यहाँ तक का लेता, इससे जस्ट ऊपर तक का लेता, तो मुझे n तक का एडिशन मिल रहा होता जब n इक्वल टू 1 होता। तो उस केस में अगर a n की अगर हम बात करते हैं तो a प्लस ये क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ d। तो यहाँ से आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है nth टर्म इन एपी, ठीक है।
तो ए पी का जो nth टर्म है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। क्लियर है? ठीक है, आप फॉर्मूला भी जानते हो। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये तो बेसिक चीज हो गई। अब दूसरी बात इसी का यूज करते हुए जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इससे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए है, ए ऐड किया, ए प्लस टू डी होगा। फोर्थ टर्म इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ए प्लस थ्री डी होगा। तो इस तरह से आपके टर्म्स हो जाएंगे। तो इसको ही टर्म को हमने क्या लिखा है, टी ऑफ वन से रिप्रेजेंट किया है, टी ऑफ टू से रिप्रेजेंट किया, टी ऑफ थ्री से रिप्रेजेंट किया, ये टी ऑफ फोर हो गया। और सिमिलरली जो आपका nth टर्म हो गया, वहाँ पे a प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी हो जाएगा, जिसे हमने टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आने वाले जो नंबर है, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो n है, ये n आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं? ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि सीक्वेंस, जब आप सीक्वेंस की बात करोगे तो आप काउंटिंग कर रहे हो। और काउंटिंग कभी भी आप फ्रैक्शन में या मतलब इस तरह से, जब आप कोई फिजिकल चीज को काउंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप निगेटिव वे में काउंट नहीं करोगे या आप उसको फ्रैक्शन में काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो आपका n आएगा, ये n आपके नेचुरल नंबर में। आगे हम जितने भी सीक्वेंस पढ़ेंगे उसमें जो ये टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 इसके टर्म में होंगे, नेचुरल नंबर के टर्म्स में होंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, जब हम समीशन की बात करते हैं, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा भाई जो टर्म है, सही है, वो टर्म हमें कैसे ऐड करना है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि s इक्वल टू टी वन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म से लेके आपको एन टर्म तक का ऐड करना है, टी एन तक का ऐड करना है। तो अब आपने इसी s को कैसे लिखा, a फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस टू डी थर्ड टर्म, और फाइनली nth टर्म आप लिखोगे a प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी लिखा जाएगा। अब जब मैं इसी टर्म को रिवर्स करके लिख देता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी आ जाता है, और लास्ट में आपका a आ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों ही टर्म को ऐड कर देता हूँ, तो s और s कितना हो जाएगा आपका, 2s हो जाता है। और फर्स्ट टर्म और इसको अगर मैंने ऐड किया, तो मुझे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिलेगा। ठीक है, फाइनली इसको और इसको ऐड करेंगे, तभी भी आपको 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका टर्म कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते हुए जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है, तो जो ये इंक्रीज कर रहा था उसकी कमी इसने पूरी करी डिक्रीज करके। तो जो जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही वो डिक्रीज हो गया। तो फाइनली सबको अगर आप ऐड करोगे हर एक टर्म को, तो उससे मिलने वाला जो टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे उन सबको आपने ऐड किया, तो यहाँ पे वैसे नंबर ऑफ टर्म n है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो कितने टाइम्स आ रहा होगा, n टाइम्स आ रहा होगा। तो 2a प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू ऑफ डी, तो 2s, तो s इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो सिमिलरली n बाई टू इंटू, इसको आप फर्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी ऐसे लिख सकते हो। मीन्स ये n बाई टू है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म आया, और ये आपका nth टर्म हो गया, या आपका सीक्वेंस का लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो आप s को दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब क्या है, यहीं से अगर मेरे से किसी ने ये पूछा कि भाई सम कैलकुलेट कर दो किसका, 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर से लेके n तक का के नंबर का, या 100 तक का के नंबर का सम कैलकुलेट कर। ठीक है, तो अगर मेरे से डायरेक्टली किसी ने ये पूछा तो पहले n तक का ले लेते। तो ये भी आपका एक एपी है, एपी है, तो मैं इसके रिवर्स करके जब लिखूंगा तो n माइनस वन, एन माइनस ऑफ टू, और फाइनली यहाँ पे 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो ये 2s हो जाएगा, और ये मुझे n प्लस वन देगा। तो हर एक वैल्यू जो आ रहा होगा वो n प्लस वन आ रहा होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ तक आपको क्या मिला, n प्लस वन मिल गया। तो s इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आर। ठीक है, सिमिलरली यहीं से क्या होता है कि अगर आपसे
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके 100 तक का पूछा गया है, तो उसका सम 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5050 होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत जगह आप यूज करोगे। इसका एडिशन इतना होता है। क्लियर है? ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो मुझे यहाँ पे एक समीशन मिल गया है ना, तो S इक्वल टू जो मुझे फॉर्मूला मिला है वो क्या है, इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कई बार समेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, समेशन ऑफ टी ऑफ आर। ठीक है, आर टर्म, जहाँ पे आर टर्म 1 से लेके n तक का जाएगा। क्लियर है? S इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेके n और टी ऑफ आर। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ए पी। सही है, स्टार्टिंग फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n तक का जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपने T1 T2 3 इस तरह से ऐड किया, और इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो इस तरह से हम लिखते हैं। देखो, क्योंकि टी आर वाला जो टर्म होगा वो तो a प्लस आर माइनस ऑफ 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो nth वाला जो था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth था। तो rth में क्या होगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब जब मैं इसका एडिशन करूंगा, तो इस एडिशन में आप दो चीज कर रहे हो। देखो, एक तो आप सम कर रहे हो r इक्वल टू 1 से लेके n तक का एडिशन a, और दूसरा आपका सम आ रहा है r माइनस वन इंटू डी, r इक्वल टू 1 से लेके n तक का। ठीक है, अब आप देखो a तो मेरा कोई कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट नंबर जैसे 1 है, मैंने कहा कि 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करो, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे कि 1 का एडिशन 5 टाइम्स कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर 1 का एडिशन मैंने 100 टाइम किया, इसका मतलब कितना होना चाहिए, 100 होगा। ठीक है, अच्छा, यस सर। 2 का एडिशन अगर मैं 100 टाइम करूं कितना हो जाएगा, 200। अच्छा, ए का एडिशन, ए एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे ये आपका कांस्टेंट नंबर है, इसी तरह से ए कांस्टेंट नंबर है। अगर इसका एडिशन मैं n टाइम्स करता हूं तो कितना हो जाएगा, एन सर। कितना, ए ए इंटू एन होगा क्या, आया ना, यस सर। ए इंटू एन हो जाएगा। क्लियर है बेटे? आपने 2 को 100 टाइम ऐड किया तो 2 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 1 को किया तो 100 कर दिया, 5 को करेंगे 100 टाइम तो 5 इंटू 100 कर देंगे, 500 हो जाएगा। इसी तरह से ए अगर कोई कांस्टेंट है जिस जो आर से इंडिपेंडेंट है, तो इसका एडिशन अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जितने यहाँ पे नंबर है कितने टाइम्स आप ऐड करे हो वो आप देखो, तो ए इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे r का वैल्यू पुट किया, तो r का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या 0 मिल जाएगा, है कि नहीं? r का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो ये कितना हो गया, 1d हो गया, आया ना, ऐसा हो यस गया। सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर 3 पुट करोगे तो 2d हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप 4 पुट करोगे तो 3d हो जाएगा, और ऐसे करके पुट करते जाओगे तो फाइनली आपको n माइनस ऑफ 1 इंटू डी मिलेगा, हाँ है ना, ऐसा मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, a इंटू एन ये हो गया। अगर आपने यहाँ से d कॉमन लिया तो क्या आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से कहाँ तक का एडिशन मिल रहा है, n माइनस 1 तक का। क्लियर है? अच्छा, इसका फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा कि आप अगर 1 से लेके n तक का ऐड करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सही है, मगर ये n तक का नहीं जा रहा है, ये तो n तक का जा रहा था, मगर ये कहाँ तक का जा रहा है, 1 2 3 4 से लेके n माइनस 1 तक का। तो सेम यहाँ पे भी अगर ऐसा ही फॉर्मूला लगाऊं, a n प्लस डी, और यहाँ पे n की जगह भी क्या आएगा, n माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो a इंटू एन प्लस डी बाई 2, और यहाँ से आपको n मिलेगा और n माइनस ऑफ 1 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, n बाई 2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो n बाई 2 सामने आ गया। सही है, n बाई 2 अगर सामने आ गया तो यहाँ पे 2a मिलेगा और प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी। ठीक है,
ये आपका दूसरा अप्रोच है इसको ही सॉल्व करने का, सही है ना, समीशन का जो अप्रोच है। समझ में आया कैसे किया मैंने? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है समीशन का, तो S इक्वल टू जो आपके पास फॉर्मूला है ये ए एन आ रहा है यहाँ से, और आप देखोगे D/2 आएगा, एन स्क्वायर आ रहा है माइनस ऑफ एन आ रहा है। तो फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो, मतलब आप ए एन कर दो प्लस, सॉरी इसको ना आप ऐसे लिखो D/2 एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस डी एन बाई टू। ठीक है, तो आपको यहाँ से फाइनली क्या मिलता है जब आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो, तो D/2 ऑफ एन स्क्वायर समथिंग। ठीक है, तो अब जो D/2 वाला टर्म है, इसकी जगह अगर मैं कुछ कांस्टेंट ले लूँ तो ये ए एन स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट था a माइनस D/2 की जगह पे अगर कोई आप b टाइप का कोई कांस्टेंट ले लो तो ये b इंटू एन हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, तो आपका जो AP का समेशन होता है ना, AP का जो सम होता है, तो AP का सम की जो डिग्री है, आप देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है कि नहीं? यस सर। तो जब मैं AP के सम की बात करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं? S इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, आया ना? क्या AP का जो सम है वो क्वाड्रेटिक होगा? यस सर। एन में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब बताओ कि ये सम जो ये अगर आपका सम है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका जो ग्राफ होगा समथिंग ना, ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे अगर आप ए और बी समथिंग कोई भी नंबर ले लो, इसका मतलब S इक्वल टू आपने अगर 3n स्क्वायर प्लस 2n इस तरह से लिखा है, तो ये किसी ना किसी AP का सम है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो S ऑफ n समेशन ऑफ n टर्म ये 3n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2n। क्लियर है? तो ये किसी ना किसी AP का सम है। तो ये हमें एक बात ये समझ में आ गई, सही है। अब क्या है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ तो ये 3n प्लस ऑफ 2 दे रहा होगा। ठीक है, अब मान लेता हूँ कि अगर इसे हमने जीरो ले लिया, जीरो ले लो कोई नंबर ले लो, मान लेते हैं जीरो ले लेते हैं, तो अगर मैंने जीरो लिया तो यहाँ से आपको n की दो वैल्यू मिल रही है, एक ये वैल्यू मिल रही है, दूसरी n की वैल्यू क्या मिल रही है समथिंग आपका, -2/3 सर। हाँ, तो वो तो जनरली वैसे पॉसिबल है नहीं, है ना, जैसे माइनस ऑफ 3/2 आ रहा है, तो आप इस चीज को भी समझो, देखो माइनस ऑफ 2/3 आएगा, -2/3, और दूसरा वैल्यू आएगा 0। अब इसका मतलब है, अब देखो मैंने तो ये कहा कि भाई n का वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए या आपका इंटीजर होना चाहिए, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सम आ रहा होगा वो कभी रिपीट नहीं होगा, समेशन का जो वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू कभी अचीव हो ही नहीं सकता इस समेशन में। आप n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करोगे तो जीरो तो अचीव हो सकता है, मगर दूसरा वाला वैल्यू अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर दूसरा वाला वैल्यू अचीव नहीं हो सकता तो आपका जो ग्राफ आप फॉर्म करोगे वो इस तरह से फॉर्म होगा कि वैल्यू आपका रिपीट ना हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। अब इसी की जगह पे अगर आपने कोई टर्म लिखा होता है Sn इक्वल टू, जैसे आप 3n स्क्वायर ले लो प्लस आपने 9n ले लिया, तो इस वैल्यू के लिए मैं जानता हूँ कि 3n अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये n प्लस ऑफ, ठीक है, या आप माइनस ले लो, 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 9n। ठीक है, तो 3n आपने कॉमन लिया, n माइनस ऑफ 3 हो गया, तो आपको दो वैल्यू मिल गए यहाँ से, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल गए। तो अब मैं अगर इस वैल्यू को ज्वाइन करके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से अपवर्ड ग्राफ जाएगा। ठीक है,
अब ये तो तब है जब s इक्वल टू आपने जीरो लिया, मतलब सम ऑफ द सीरीज, एपी का जो सीरीज है वो आपने जीरो लिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपका जो सम ऑफ द सीरीज है वो 2 टाइम जीरो हो सकता है, 2 बार। या तो आप n इक्वल टू जीरो ले लो, कुछ भी मतलब तभी भी जीरो हो जाएगा, या नंबर ऑफ टर्म आपने 3 तक का लिया एडिशन, तभी भी ये क्या होगा, जीरो। अब क्या है कि जैसे जैसे आप सम चेंज करते जाओगे यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे जो एपी है उस एपी का सम आपका मान लो 100 आ रहा है, तो 100 सम दो वैल्यूज के लिए आ सकता है। एक तो एन का वैल्यू यहाँ पे आएगा, एक एन का वैल्यू यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? क्लियर? यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि n इक्वल टू अभी जीरो हो नहीं गया। सर, मुझे नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि n का वैल्यू एस एन इक्वल टू आपने जब क्वाड्रेटिक बनाया तो क्वाड्रेटिक में आपके दो वैल्यू होंगे, ठीक है। अब इस तरह से आपका क्या होगा, आपने मान लो ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सही है, फॉर विच द सम ऑफ द एपी इक्वल टू 100, सही है। तो अगर 100 होगा तो 100 दो वैल्यूज के लिए आ सकता है। अब अगर ये अभी देखो, अभी भी क्या है, ये वैल्यू निगेटिव हो गई, मगर n का वैल्यू हम जीरो से लेके आगे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इससे यहां से यहां तक का के ग्राफ के लिए, यहां से इसके बाद वाले ग्राफ के लिए आप ये देख रहे हो कि ये बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी तो n का वैल्यू 1 हो गया, मगर पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया और उस ग्राफ के लिए यहाँ आने वाला वैल्यू आपका मान लो 50 है और ये वाला वैल्यू आपका 100 है, और आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और जीरो यहाँ कहीं पे है, तो अब ये किसी ना किसी वैल्यू के लिए, n के किसी वैल्यूज के लिए आपका समीशन, अगर समीशन 100 है तो ये समीशन मान लो n इक्वल टू 30 पे ये 100 दे रहा है। फिर आपने क्या किया, ये 105 तक का गया, तभी भी आपका 100 समीशन दे रहा है। क्लियर है बेटे? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा समीशन क्वाड्रेटिक है तो पॉसिबिलिटी है कि n की दो वैल्यू आए। हाँ सर। आपने बोला कि आपके एपी का समीशन 100 है, तो पॉसिबल है कि वो दो वैल्यूज दे, दो वैल्यू के लिए आपका 100 आ सकता है। अब वो कैसे पॉसिबल है कि 100 समीशन आए, ठीक है। तो वो चीज आपका आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज आगे आपको मिलने वाला है। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि हमारा किसी भी, क्योंकि आपका जो सम ऑफ एपी है वो n में क्वाड्रेटिक है, तो देयर आर टू वैल्यू ऑफ n कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, हाँ हमेशा होगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, कैन बी पॉसिबल फॉर विच सम ऑफ एपी इज गिवन, ठीक है, सही है ना। तो ये हो गया, तो एक बात तो समझ में आ गई कि सम हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा सम क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा मान लो कि अगर आपका जो सम है वो इस तरह से दे दिया ए एन प्लस ऑफ बी, या आपका सम आपसे कहा कि सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस is given by s equal to 3n plus 5। अच्छा अगर कोई सम जो है किसी सीक्वेंस का वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये तो श्योर है ना कि वो एपी नहीं होगा, आया ना? यस सर। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि एपी का जो सम है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं, ठीक है। एपी का सम आपका हमेशा क्वाड्रेटिक होगा। कहां से हमने देखा, एस एन इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ से हमने देखा, और फाइनली ये देखा कि ये जो टर्म है आपका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का कोई टर्म देगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू इसके फॉर्म में अगर लिखा है तो वो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मेरे पास ये जो सम है, मुझे ये श्योर पता चल गया कि भाई ये एपी तो नहीं है, कुछ और हो मगर ये एपी नहीं हो, सही है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर सम दे रखा है तो सम से कैसे हम कोई टर्म निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था, मान लो कि आपको टी एन दे दिया,
एक तो टीएन देगा और आपसे पूछेगा कि सम क्या होगा, दूसरा क्या है सम दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई टीएन क्या होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सही है, तो हम पहले क्योंकि बेसिक चीजें आप जान चुके हो तो एक बेसिक क्वेश्चन हम टीएन पे ले रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको एसएन वाला कराऊंगा। मान लीजिए कि आपका जो टर्म है, टर्म इज गिवन बाय nth टर्म, तो टर्म्स इज गिवन बाय टी ऑफ एन इक्वल टू आपने 3n+5 ले लिया। ठीक है, अब क्यों ऐसे ले रहे हो इसका रीजन भी समझो। जब आपने ऐसे ए एन का फॉर्मूला निकाला था, तो ए एन का जो आपका फॉर्मूला आया था यहाँ से, ये देखो ए एन का जो फॉर्मूला आया, या आप टी एन बोलो, ये टी एन का जो फॉर्मूला आया ये आया ए प्लस एन डी माइनस ऑफ डी। तो इस टर्म को आप a माइनस ऑफ डी प्लस एन डी ऐसे लिख सकते हो। अगर इस टर्म को आप किसी a कांस्टेंट से रिप्लेस करो, इसे b कांस्टेंट से रिप्लेस करो, तो ये फाइनली आपको n में एक लीनियर इक्वेशन दे रहा है, हाँ या ना, t ऑफ n इक्वल टू b ऑफ n प्लस a, हाँ या ना, ये क्लियर है। तो आपका जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ AP is the function of n, ठीक है, फंक्शन ऑफ n। और आप कह सकते हो कि वो क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर मतलब उसकी पावर 1 होगी, हाँ है ना, ठीक है। तो कोई भी टर्म अगर 2n+3 के टर्म में लिखा जा रहा है, 4n+5, कोई भी नंबर आप लिखो, तो वो AP है कि नहीं, ये गारंटी है। यस सर। तो अच्छा, अगर मैंने इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा तो मुझे ये गारंटी है ना, Tn इक्वल टू ऐसे लिख रहे हो तो ये AP है। हाँ सर। तो अगर मैं T1 कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, 3 × 1+5 कितना आ गया, 8 आ गया। T2 कैलकुलेट करूंगा तो 3 × 2+5 11 आ गया। T3 कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, सिमिलरली 9+5 14। सही है, तो ये जो आप टर्म निकालो ये AP के टर्म्स आ रहे हैं, यानी आपका 8 11 14। अब देखो इन सब के बीच का डिफरेंस 3 है कि नहीं, हाँ सर। ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अब देखो आप जो एडिशन निकाल रहे हो, इसके बाद मान लो कि आपने Tn निकाला, तो Tn तो ऑलरेडी दिया है, अब मैं Tn+1 निकालता हूँ। Tn इक्वल टू आ गया आपका 3n+5 और Tn+1 आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ n+1+5, ये आपको 3n+8 दे देगा। क्लियर, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था कि अगर आप Tn+1 में से किसी भी दो कंज्यूगेटिव टर्म में से Tn+1, सही है, तो Tn+1 में से Tn सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको D मिलेगा, आया ना। तो आपने क्या किया, ये देखो Tn+8 है, इसमें से आपने Tn+5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको कितना मिला, 3 मिला। इसका मतलब ये जो आप AP लिख रहे हो उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, हाँ है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 3। तो मुझे एक टर्म क्या मिला कि अगर कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप Tn+1 में से Tn टर्म माइनस कर दोगे, हाँ है ना। तो किसी भी दो टर्म के कॉन्जिक्यूटिव अगर आप डिफरेंस लेते हो, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, तो वो आपको क्या दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा। तो एक बात हमें ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है कि जो मेरे पास टर्म दे रखा है, मेरे से कहा कि भाई Tn जो टर्म है, इस टर्म का ना समेशन लो या सम निकाल के दिखाओ मुझे n तक का। n इक्वल टू 1 से लेके n तक का मुझे सम निकालना था। तो जो आप क्या करते हो इसकी जगह पे, जब आपसे ऐसा पूछा जाता है तो या तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो इसको लिखने के दो तरीके, या तो आप ऐसे लिखोगे या आप यहाँ पे rth कोई टर्म लेते हो और r इक्वल टू 1 से लेके n तक का लेते हो, ठीक है। और ये किसका, इसका मतलब क्या है, सम, और आप कहाँ से कहाँ एडिशन ले रहे हो, Tn+5, आया ना, ठीक है। या आप rth टर्म के फॉर्म में अगर लिखते हो उसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3r+5, हाँ ऐसा होगा कि नहीं, क्लियर है बेटे।
हाँ क्या ये बात हाँ समझ सर। में आई? ठीक है, क्योंकि एक अप्रोच आप जानते हो, 10th क्लास में वो पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे। तो अब क्या है कि समेशन में यहाँ पे जो r इक्वल टू 1 से लेके n तक का था, तो इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n 3r लिया, और दूसरा जो समेशन लिया r इक्वल टू 1 से लेके n 5 लिया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ तो 3 जो होगा 3 तो कॉमन हो जाएगा। अब r, ये r की जगह पे 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक का एडिशन करना है आपको, n तक का करना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये वैल्यू है 5, इसका मतलब 5 कितनी बार ऐड हुआ होगा, 5 कितनी बार ऐड हुआ होगा बेटे, n टाइम्स सर। टाइम्स हम 5 इंटू एन लिख सकते हैं। n अच्छा, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड प्लस बाई 2 1 बाई 2। प्लस 5 ऑफ एन। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा किसका, एपी का, जो एपी हमारा दिया हुआ है। तो एस ऑफ एन इक्वल टू 3, और इसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर कोई टर्म मुझे दे रखा है तो उस टर्म से मैं समेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है बेटे। तो अब आप ये देखो, एक तो सम निकालने का ये तरीका है। अब दूसरा क्या तरीका है कि अगर आपके पास इफ एस ऑफ एन इज गिवन, ठीक है, आपके पास ये सम दे दिया गया है, एंड टी ऑफ एन विल बी फाइंड, ठीक है, और टी ऑफ एन आपको निकालना है। तो अब मैं ये जानता हूँ कि मान लीजिए कि आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके 4 प्लस से लेके आपने एन तक का सम ले लिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताना आप कि 1 से लेके अगर आपने 3 तक का सम लिया तो वो कितना होगा। 6 सर। तो ये हो गया 6। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 4 तक का लूंगा तो कितना मिलेगा, 10 सर। 10। 10 ठीक है, S4 माइनस S3 करो तो 4 4 सर। ये जो 4 है ये फोर्थ टर्म है कि नहीं। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से लेके मैं n तक का समीशन लेता हूँ, मुझे कोई भी टर्म निकालना है, जैसे tn टर्म निकालना है, तो अब देखो अगर फोर्थ टर्म निकालना था तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से लेके 4 तक का एडिशन कर लिया। उसके बाद यहाँ से लेके 3 तक का एडिशन अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे जो मिलने वाला टर्म है वो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। क्या कहते हो, सही है क्या। यस सर। इसी तरह से अगर मुझे टी एन टर्म निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस ऑफ 1। ठीक है, यस सर। टी एन टर्म निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस ऑफ 1 करोगे, सही है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टी एन टर्म यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपसे एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे आपसे कहा कि 3n² प्लस 4n इज द एस एन, और आपसे कहा कि टी एन कैलकुलेट करो, तो टी एन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस ऑफ 1 मीन्स 3 ऑफ n² प्लस ऑफ 4n माइनस 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी, प्लस ऑफ 4n-1। क्लियर है बेटे। ठीक है, अब देखो 3 कॉमन हो गया, n² माइनस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और 4n माइनस ऑफ 4n और माइनस माइनस प्लस 4, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आप 3 टाइम्स ऑफ इससे आप सॉल्व कर लोगे। तो एक बार अगर आपने एडिशन किया तो ये 2n-1 देगा, और अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया तो आपको 1 दे देगा। इसको 6n-3 प्लस 4, 6n प्लस 1, हाँ या ना। और वैसे भी जानते हैं कि एपी का जो क्वाड्रेटिक का टर्म है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो लीनियर टर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, nth टर्म को। तो क्या आपको अगर टीएन दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और ऐसे दिया है तो टीएन निकाल सकते हो क्या। यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटे, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, एस एन भी निकालना आ गया, टीएन भी निकालना आ गया। चलिए,
ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो सम है, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो आप देख रहे हो ना, एस एन आप जब कैलकुलेट करोगे तो एस एन इक्वल टू आपने ए प्लस सॉरी एक तो एन बाई टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी किया। अब जो ये डी है, ये डी डिसाइड करेगा कि आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस फॉर्म होगा। अब जो ये डी है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, डी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और डी लेस देन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सही है। तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो हर एक टर्म का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। आया ना, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से एक तो ये टर्म है और एक आप इसका उल्टा लिख दो 6 5 4 3 2 1। तो आप जब यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो 1 आएगा, मगर यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 2 करोगे तो क्या आएगा, -1। तो अगर टर्म आपका नेगेटिव होता है तो जो सीरीज है ना, एपी है, वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर आपका जो डी है वो ग्रेटर देन 1 है, सही है, सॉरी पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका क्या होगा, सीरीज इंक्रीज हो रहा होगा। हाँ या ना, हाँ क्लियर है बेटे? यस सर। हाँ, तो हमारे हमने दो चीज देखा। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमने कहा कि भाई हमारा जो AP होगा, AP इज इंक्रीजिंग, AP इंक्रीजिंग होगा। इस केस में आपका जो AP होगा तो AP इज डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है, ये हो गया। और d अगर इक्वल टू जीरो है तो हर एक टर्म कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। आया ना। यस सर। तो अगर आपने 1 1 1 1 1 ऐसे भी लिखा है तो ये भी क्या है, आपका AP है। ठीक है, ठीक है। तो हमने तीन तरह के AP देखे। अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग AP, और d लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग AP, और d इक्वल टू जीरो होगा तो कांस्टेंट AP। सही है, चलिए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। T of 6 इक्वल टू 17 है, T of 11 इक्वल टू 32 है। आपसे कह रखा है कि फाइंड T of 20, क्या आएगा। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी दो इरेशनल टर्म दे रखे हैं तो वो AP में होंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर आपके पास दो इरेशनल टर्म दे रखे हैं तो वो किस में होंगे, AP में होंगे, मगर वो दोनों टर्म कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखा है, अगर फर्स्ट और सेकंड की जगह पे कुछ दूसरा टर्म देता ना, ठीक है, अगर तीन टर्म AP में दे देते तो आपने क्या बोला कि अब इफ टू इरेशनल टर्म्स आर गिवन देन द टर्म्स आर इन AP, वो AP में होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मगर इसी की जगह पे अगर हमारे पास तीन टर्म दे दिए, जैसे आपको √2 दिया, √3 दिया और √5 दे दिया, तो अब मुझे ये चेक करना है क्या ये टर्म AP में होंगे। सही है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऊपर दो टर्म दे रखे थे और यहाँ पे हमें क्या दे दिया, तीन टर्म दे दिया। तो मान लेते हैं कि भाई ये कोई ना कोई टर्म होगा AP का, ये AP का कोई टर्म है और थर्ड वाला भी AP का कोई टर्म आ रहा है। चलिए, ये हमने मान लिया। तो अब इसका मतलब है कि ये वाला जो टर्म होगा, pth टर्म जो है आपका, वो क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू कितना हो गया, ये तो √2 हो गया। सेकेंड जो आपका टर्म है वो क्या हो गया, a प्लस क्यू माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो गया, ये क्या हो गया, √3 हो गया। और थर्ड टर्म क्या हो गया, a प्लस आर माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो गया, ये हो गया √5। क्लियर है बेटे, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब किसी भी दो इक्वेशन को मान लो इन दोनों को आप सॉल्व करो या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको p माइनस ऑफ क्यू मिलेगा
और p माइनस ऑफ q इंटू डी इक्वल टू क्या मिलेगा, √2 माइनस ऑफ √3। क्या मिला, √2 माइनस ऑफ √3। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से q माइनस ऑफ r मिलेगा, ठीक है, इतना इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा, √3 माइनस ऑफ √5। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मुझे p माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, q माइनस ऑफ r इक्वल टू √2 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस ऑफ √5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पी क्यू आर वाला जो नंबर है, ये पी क्यू क्यू आर, ये सब कैसे हैं, रैशनल है क्या, आया ना। यस सर। तो रैशनल का अगर आप डिफरेंस लोगे तभी भी रैशनल ही होगा। वैसे तो यस इंटीजर सर। है ये, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई नंबर आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई नंबर आएगा। तो क्या इधर आने वाला नंबर आपका एक रैशनल आ रहा है, हाँ सर। ये रैशनल नंबर क्यू है। अच्छा, इधर आने वाला जो नंबर है वो कैसा है आपका, इरेशनल सर। इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर है, तो क्या रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है क्या। नो सर। तो अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एपी में होंगे, तो क्या हमारा एजम्पशन गलत है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। हाँ सर। हम क्या बोलेंगे, आर नॉट इन एपी, श्योर है, समझ में आया। तो अगर 3 टर्म आपके पास इरेशनल दे रखे हैं तो वो कभी एपी फॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपके पास 2 टर्म दे रखा है तो क्या वो एपी फॉर्म करेगा, यस सर। 2 इरेशनल टर्म फॉर्म एपी, 2 इरेशनल टर्म आपके एपी फॉर्म करेंगे, और 3 इरेशनल टर्म अगर एपी में आते हैं तो वो एपी फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ तक का समझ में आ गया आपको। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने सम ऑफ, जैसे अपने 1 2 3 4 ऐसे लिया, तो अब मैं बात कर रहा हूँ सम ऑफ ऑड नंबर। तो आप ऑड नंबर का सम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 1 + 3 + 5 से लेके आप ऐड करो, और 2n माइनस, ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n माइनस ऑफ 1, या तो आप 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करोगे या 2n + 1 से रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर है। क्योंकि इवन माइनस 1 ऑड हो गया, इवन + 1 ऑड हो गया। ऐसा तब लिखा जाता है जब आपका जो टेबल है या आपका ऑड नंबर है वो कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा तब लिखा जा सकता है जब आपका नंबर 3 से स्टार्ट हो, ठीक है। या आप ये तब यूज कर रहे होते हो 2n माइनस ऑफ 1, जब आप क्या लिखते हो, समेशन ऑफ, जैसे मान लो आपने 2n माइनस ऑफ 1 लिया और n का वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर, ये तब लिखा जाता है जब 2n + 1 आपने लिया और आप n का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हो, है कि नहीं। दोनों ही सेम देगा, आया ना। देखो, दोनों ही सेम वैल्यू देगा, मगर एक 1 से स्टार्ट है, एक 0 से स्टार्ट है। सर जीरो तो लेकिन पॉसिबल नहीं होगा ना सर, जीरो मतलब कोई टर्म ही नहीं है। अरे नहीं, n का वैल्यू आप 0 लेके चल रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। मैं समेशन की बात, यस सर। एक्चुअली समेशन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास समेशन n = 1 इक्वल टू यहाँ से n तक का दिया है, ठीक है, और एक है 2n माइनस ऑफ 1, और एक टर्म है मेरे पास n = 0 से n माइनस 1, 2n + 1। अच्छा, ये बताओ इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। हाँ, टर्म नहीं होगा, नो सर। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे हम बोलेंगे तो t0 आपका फर्स्ट टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। मगर क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, नो सर। नो सर। बात समझ में आ रही। तो एक बार यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि विच वन इज लार्जर, दोनों में से कौन बड़ा है। तो कोई भी बड़ा नहीं है भाई, इक्वल है, तो नन ऑफ दीज आंसर था उसका।
दिख रहा है ना आपको? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बस कुछ नहीं किया यस हमने, सर। लिखने का तरीका चेंज कर दिया। तो ये चीज आप बाइनोमियल में आगे देखोगे। तो अभी अपने को क्या करना है, nth टर्म तक का समेशन लेना है। s ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, और डी की जगह पे कितना आएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, ये तो मैंने an लिख दिया। n बाय 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, तो डी की जगह 2 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, n बाय 2 प्लस 2n माइनस ऑफ 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या देगा, n स्क्वायर। क्लियर है बेटे? तो सम ऑफ n टर्म, सही है, मगर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर वो 1 से स्टार्ट हो रखा है तो ऑड नंबर का जो समेशन है वो किसके इक्वल होता है, आपका n स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ इवन नंबर। तो आपने इवन नंबर का सम ले रहे हो तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे करके कहाँ तक का जाओगे आप, ठीक है, nth टर्म तक का चले जाओ। तो आपका s इक्वल टू क्या होगा, n बाय 2, फर्स्ट टर्म हो गया 4 प्लस, है ना, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4, n माइनस ऑफ 1 इंटू डिफरेंस हो गया 2, n बाय 2 4 प्लस 2n माइनस ऑफ 2, n टाइम्स ऑफ कितना हो गया ये, n प्लस 1, क्या देगा, n स्क्वायर प्लस n। ये इवन टर्म का आपका सम हो गया। क्लियर है? अच्छा, जीरो 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 जो होता है, जीरो को हम नाइदर इवन नॉर ऑड बोलते हैं। ठीक है यार, जीरो, देखो जीरो के बारे में दो चीज बोला जाता है, एक तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, और इसका क्वेश्चन में यूज भी होता है, रिसेंटली अभी यूज किया गया है। आप पेपर देखोगे 11th वाले के पेपर में ही आया था सर, या सॉरी 12th के में आया था, आपसे नंबर पॉजिटिव सॉल्यूशंस बताने थे और कुछ बच्चों ने उसमें जीरो भी इंक्लूड किया था। शायद आपके पेपर में था ना बेटे? यस सर। तो जीरो आपका क्या था, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और इवन नंबर हमने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, 2 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है ना, सही है? तो इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए, तो ये एपी से रिलेटेड आज हमने इतना चीजें देखा। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे का, इतना ही करते हैं आज।